देखो अरुण, मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में देखिए, जब तक ये चोर और डाकू हैं आपके पास, आपके सरों पे जब तक ये मंडलाते रहेंगे। इमरान न्याजी साहब सुन लो, हमने तुम्हारी तरह 4 साल सिर्फ चोर डाकू और ये नारे नहीं लगाए। देखें जी भाई, ये कि आप लोग तो खैर ये इस तरह की खच्चे मारेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, दूसरी जमातें हमें अपने साथ मिला लेती हैं। ना तो कोई हरीम शाह का फोन आता है और ना कोई और जो है वो कास्ट डाल रहा है। कि एक बात याद रखिएगा, जब भी इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मार्जिन के साथ सबको बीट करेगी, क्योंकि हमारा जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है। पहली बात तो ये है कि हम ऐसी जगह पर जाते ही नहीं हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान जो है ये रमज़ान में बना था। अच्छा है, अच्छा है। देखो, तुम माइक लेकर आ जाते हो, ऐसे कभी बदलाव नहीं आएगा। पहले कलम वाली बाई आई थी, क्या बदलाव किया उसने? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन जमाल साहब, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, लेकिन इसके साथ साथ 100 से ज़ायद लोगों की मिमिक्री करते हैं, जिनमें सियासतदान, जिनमें शायर, अदीब और कुछ सहाफ़ी शामिल हैं। इनसे जानते हैं कि डॉक्टर तो एक अलग फील्ड है और मिमिक्री, ये मिमिक्री की तरफ कैसे है, गॉड गिफ्टेड है, प्रैक्टिस है या शौक़ है। सर बहुत शुक्रिया, ये बताएं कि बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, तो ये मिमिक्री की तरफ कैसे आए? जी बहुत शुक्रिया जी। असल में ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ये शुरू से बचपन से जो है वो कुछ आवाज़ों की तरफ अट्रैक्शन हो जाती थी। जो आवाज़ थोड़ी सी हट के होती है तो वो कैच हो जाती है खुद ब खुद ही। कब आपको पता चला कि आपके अंदर ये टैलेंट भी अल्लाह ने दिया हुआ है? ये बचपन से ही स्कूल के ज़माने से फील हो गया था। बस ऐसे किसी को कोई आवाज़ बनाई, वो दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, तो इस तरह से फिर ये करना शुरू हो गया मैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर कॉलेज में इसी तरह चल सो चल। अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले जब आपने मिमिक्री की तो किस शख्सियत से स्टार्ट की, किस शख्सियत की आवाज़ सबसे पहले आपने निकाली? सबसे पहले शख्सियत जो वो हमारे जो मोहल्ले के एक आदमी थे, बुज़ुर्ग थे, उनकी आवाज़ बनाई थी। कोई ऐसी शख्सियत, कोई सियासी शख्सियत, कोई मशहूर शख्सियत जिसकी सबसे पहले आपने शुरू की हो, उनका बताएं। इनमें चौधरी शुजात साहब की आवाज़ बनाई थी पहले, सबसे पहले। फिर वो ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया तो फिर पॉलिटिशियंस की जो है काफ़ी शोज़ वगैरह पे करना शुरू हो गया। हम आपको थोड़ी देर के लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब समझते हैं और उस हवाले से आपके साथ सवाल जवाब करते हैं। सर ये बताएं कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सियासतदानों की वीडियोज़ लीक हो रही हैं, ऑडियोज़ लीक हो रही है। आपको देखा जाए तो कुछ मीम भी बनी थी कि ना तो सेहत ऐसी कि वीडियो लीक हो और ना आवाज़ ऐसी कि ऑडियो लीक हो। तो इस चीज़ को कैसे समझते हैं कि अल्लाह का तोहफ़ा नहीं है कि आप दोनों चीज़ों से बचे हुए हैं, ना ऑडियो लीक हो रही है ना वीडियो लीक हो रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें जी भाई, ये कि आप लोग तो खैर ये इस तरह की खच्चे मारेंगे। हकीकत भाई ये कि जो मेरी आवाज़ है वो मैं समझता हूँ कि सबसे प्यारी अच्छी आवाज़ है। लोग बार बार जो वोट देते हैं और यहाँ तक कि मुझे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, तो मेरा 1.5 महीने का दौर आपने देखा होगा, सबसे अच्छा दौर था। तो चलो छोड़ो, मिट्टी पर लोग बातें करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आवाज़ मेरी जो है वो ठीक आवाज़ है, अच्छी आवाज़ है। आपने रोटी छोटी खानी है। अच्छा ये बताएं कि जिस वक्त खान साहब अपोजिशन में थे गवर्नमेंट बनने से पहले, वो चौधरी परवेज़ इलाही को बड़ा चीख कर कहते होते थे कि पंजाब का डाकू, पंजाब का डाकू, पंजाब का डाकू। उस वक्त जब आप सुनते थे तो आपको कैसा फील होता था? ऐसी कोई बात नहीं है। परवेज़ इलाही बड़ा हो गया, अपने फैसले वो खुद करना मतलब खुद कर सकता है। बाकी जो डाकू ये कोई कहता है रोडों में घसीटेंगे और कोई कहता है कि हम जो है वो सारा पैसा वापस लेंगे। कोई किसी को चोर कहता है, कोई डाकू कहता है। ये सियासत में लगा रहता है, शुगर में लाई होते रहते हैं। चलो छोड़ो मिट्टी पर। अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये बताएं कि आपने थाईलैंड का दौरा किया, ये थाईलैंड का दौरा करने का इरादा किसका था और वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ आपने की? जिस हवाले से थाईलैंड मशहूर है, उस तरह की सरगर्मी में यकीनन आपने हिस्सा डाला होगा कि देखें कि ये होता क्या है। देखिए, बात यह है कि थाईलैंड हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, हम जहाँ भी जाते हैं अवामी बात करते हैं। हमारा जीना मरना उड़ना बेसोना जो है वो आवाम के लिए है। और कभी आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो है वो आप
दूसरी पार्टियों के जमातों के साथ मिल जाते, ऐसी बात नहीं है। देखिए दूसरी जमातें हमें अपने साथ मिला लेती हैं तो मजबूरन हमें मिलना पड़ता है, चाहे वो थाईलैंड हो या वो इंग्लैंड हो या पोलैंड हो या कोई भी हो। और एक बात यह है कि आप खुद देखना यह है कि आवाम क्या चाहती है। आवाम जब बुलाते हैं, आवाम जहाँ पे हमें प्यार देगी हम वहाँ जाएंगे। अच्छा शहबाज शरीफ साहब, ये बताएं कि 16 महीने आपकी गवर्नमेंट रही, अब इंतखाबात करीब आ रहे हैं, ऐसा आपने क्या किया है कि जो लेकर आप आवाम के पास जाएंगे और आवाम उसको देखकर आपको वोट देंगे? देखें बात यह है कि कौमें इस तरह से नहीं बनती। जैसे जैसे आपने कहा है, ये माइक मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। जब आप मेरे सामने ये माइक लाते हैं मुझे एक जोश आता है और मेरा दिल करता है कि मैं इसको उड़ा के रख दूं। इसलिए आप इसको हटाएं और ये अपना सवाल बदलें। आप ये बदलें और इस माइक को हटाएं। इसको नहीं तोड़ना। ये बताएं कि अगर अक्सरियत ले जाती है नून लीग पाकिस्तान के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार आप होंगे या नवाज शरीफ साहब होंगे? देखें आप ये दर्द भरी बातें जो हैं वो मेरे साथ कर रहे हैं। देखें जब मियाँ साहब, चाहे मियाँ बड़ा मियाँ हो या छोटा मियाँ हो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। बात यह है कि अगर बड़े मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो मुझे वज़ीर आला बनने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सारा काम किया। हम खान साहब के साथ, इमरान न्याजी साहब सुन लो, हमने तुम्हारी तरह 4 साल सिर्फ चोर डाकू और ये नारे नहीं लगाए। हमने आवाम के साथ खिदमत की है, आवाम को एक जज्बा दिखाया है और महंगाई पे कंट्रोल अगले 5-10 साल में हो जाएगा। क्योंकि जो हालत आप देखें, जो खान साहब ने हालत इस मुल्क की कर दी है, अब आइंदा 5 से 10 साल उसको लगेंगे ठीक करने में। देखें मैं बात फिर वही करूँगा कि आप देखें, ये मत समझे कि मैं मांगने आया हूँ। अभी आपके पास आया हूँ, आप ये ना समझे ये मोबाइल में आपसे मांगने आया हूँ। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। क्योंकि देखिए मजबूरी में इंसान जाता है दूसरों के पास और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना पड़ती हैं। ये मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि मैं इस जुल्म और जबर के ज़ाब्ते को नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि ये मोबाइल आप जाएं रिपोर्ट करवाएं, आपको पता लगेगा कि ये मोबाइल आपका है या किसका है। इस पर इंक्वायरी बनेगी, कमेटी बनेगी और फिर जब ये फैसला होगा 5 साल बाद, फिर आपको पता चलेगा ये मोबाइल किसका है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि खान साहब आपको कहते थे कि मैं शेख रशीद को अपना चपरासी नहीं रखूँगा, लेकिन फिर आपको अपनी पार्टी में साथ शामिल किया, आपको वज़ीर दाखिला बनाया। कैसा लगा आपको कि एक तरफ आपको कहते थे मैं चपरासी नहीं रखूँगा, फिर आपको वज़ीर दाखिला बनाया? आपने लुढ़िया नहीं डाली कि देखें एक बंदा मुझे चपरासी नहीं रखता था और मैं उसकी कैबिनेट का वज़ीर दाखिला हूँ? और देखें जी, बात यह है कि पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा। मैं तो ये परेशान हूँ कि आजकल जब से मैंने चिल्ला काटा है, पता नहीं लोग मुझसे खफा हो गए हैं। ना तो कोई हरीम शाह का फ़ोन आता है और ना कोई और जो है वो कास्ट डाल रहा है। ऐसी बात नहीं है, वक्त और हालात बदलते रहते हैं। और बाकी जो आपने बात की है, देखिए सियासत में सब कुछ बदलता रहता है। आखिर उन्होंने कुछ देखा तो तभी जो है वो मजबूर हो गए और मुझे वज़ारत दाखिला मिली, ऐसे तो नहीं मिलती ना। अच्छा, जो आपने चिल्ले का जिक्र किया कि आप चिल्ले में बैठे हुए थे, इस चिल्ले में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था या आप कोई वज़ाइफ कर रहे थे? उसमें आपका मुर्शद कौन था? देखिए जी, आप लोग भी बड़े शरारती होते हैं, ये मीडिया वाले। ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताऊं, मेरी जितनी भी तालीम है वो मैंने अंदर से हासिल की है। मैट्रिक मैंने जो है वो अडयाला जेल से किया है और इंटर जारीपुर जेल से किया और माशाल्लाह ग्रेजुएशन कोर्ट लखपत जेल से किया है। और भी मेरा इरादा था आला तालीम हासिल करने का, बस फिर टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, आपने एक दफ़ा बड़े जोश में कहा था कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, लेकिन फिर हमने देखा कि आपको वो जेवर पहनाया हुआ था और आप एक पुलिस कांस्टेबल के गले लग कर रो रहे थे। वो रुखसती की जो विदाई के टाइम जो रोना होता है, ये वो रोना था? ये क्या वजह क्या थी इसके पीछे रोने की? देखिए, रोना इंसान को रोना चाहिए
आपने देखा होगा अक्सर लोग जो प्याज काटते हुए भी रोने शुरू हो जाते हैं, तो छोड़ें, इसको रहने दें, आप कोई और बात करें। अच्छा जरदारी साहब ये बताएं, इस वक्त इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, सियासी दौड़ जो जोड़ तोड़ है वो बड़ा तेज़ी से जारी है। नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आप बड़े ठंडे नज़र आ रहे हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, हालांकि सिंध के अंदर नून लीग और MQM का इत्तेहाद हो चुका है। तो आपकी इस खामोशी की वजह क्या है? आखिर पीछे क्या पका रहे हैं आप? देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब भी इलेक्शंस हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मार्जिन के साथ सबको बीट करेगी। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। आप यकीनन समझ चुके होंगे। ये तूफ़ान कहीं ऐसा ना हो कि बिलावल भुट्टो साहब की जो वजारत उज़्मा बनने की जो ख्वाहिश है उसको भी बहा कर ले जाए। ऐसी बात नहीं है, मियाँ साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम भी उनसे कम नहीं है। ये वही मियाँ साहब हैं जो हमें रोडों के ऊपर घसीटने की बात की। अब उनको पता चल गया है कि इतना आसान नहीं होता जितना दोस्त समझते हैं। अच्छा, आखिर में बिलावल भुट्टो साहब से बात करेंगे। ये बताएं, आप वज़ीर ख़ारजा से आपने अपने सियासी करियर का अमली तौर पे आगाज़ किया, आपको लगता है कि आप आगे वज़ीर आज़म बनेंगे? जब भी इलेक्शंस हुई, आपका ये भाई, ये कौम का सपूत वज़ीर आज़म बनेगी, क्योंकि हमारा जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है और हमें देखकर इनकी कांपे टांग रही हैं। ये बताएं कि ये आपने एक दफ़ा कहा था कि अंडे किलो में मिल रहे हैं और आलू प्याज दर्जन में मिल रहा है, किस जगह पे मिल रहा है दर्जन में और उस तरह? ये तो बिल्कुल ही आपने उल्ट कर दी। जब खान साहब का दौर आई थी, हर चीज उलट पुलट हो चुकी थी। इस वजह से आपको ये चीज समझने में आसानी हुई है कि आलू 400 रुपये दर्जन और अंडे 300 रुपये किलो मिलते थे। देखिए, जब पाकिस्तान के हालात ऐसे होंगे, जब आप एक सिलेक्टेड को हवाम के ऊपर बिठाएंगे तो फिर इसी तरह के जवाबात मिलेंगे आपको। अच्छा सोहेल वड़ाइच साहब, ये बताएं कि आप जब प्रोग्राम करते हैं तो ख़वातीन के बेडरूम तक पहुंच जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आगे से वो मुफ्ती कवि वाला हाल आपका हुआ हो जैसे हरीम शाह ने मुफ्ती कवि साहब के साथ किया था? पहली बात तो ये है कि हम ऐसी जगह पर जाते ही नहीं हैं जहाँ पर मुफ्ती कवि वाला मामला हमारे साथ पेश आए। हम बड़े मोहतात और तहम्मुल मिजाज साफ़ी हैं। जब आपके ऊपर बुरे हालात आने वाले हों तो आपको पहले से कुछ अलार्मिंग सिचुएशन सामने आ जाती है। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आप अडियाला जेल में, आपको सारी चीज़ें सहूलियात में असर हैं। आपने अटक जेल में कहा था कि मैं यहाँ पे एडजस्ट हो चुका हूँ, अब आप अडियाला जेल में। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि आपके सियासी मुखालफिन आपको इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है इलेक्शन लड़ेंगे, नाअहली ख़त्म होगी आप? देखो अरुण, मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में देखिए, ये जब तक ये चोर और डाकू हैं आपके पास, आपके सरों पे जब तक ये मंडलाते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी करना क्या है। सबसे पहली बात तो यह कि आपने घबराना नहीं है। मैं जितना मर्जी घबरा लूं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने वोट PTI को देना है। जो लोग आपको छोड़कर जा चुके हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद, अगर उनमें से कोई वापस आना चाहे, वापस लेंगे पार्टी में? देखिए, मुझे गुस्सा तो बहुत था इनके ऊपर। जिस तरह मैं जब क्रिकेट खेलता था, मैं जो खिलाड़ी आउट हो जाता था, मेरा दिल करता था उसके मैं बॉल नोच लूं, लेकिन मजबूरी में उसको खिलाना पड़ता था क्योंकि आपके पास टीम नहीं है। जब तक नई टीम नहीं आती, मजबूरन इन लोगों को दोबारा से साथ मिलाना पड़ेगा। फरदौस आशिक अवान आपकी कैबिनेट के और आपके बड़े करीब हुआ करती थी। अब वो तहरीक इस्तेहकाम में जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की तो उसके बाद उनके जो बयानात आपके हवाले से आ रहे हैं, कभी सोचा नहीं कि यार ये क्या चल रहा है? देखें, शब्द ऐसे लोग जो हैं, ये
अच्छा हो गया, एक एक्सरे हो गई है, एक बात सामने आ गई, कौन कितने पानी में। जो लोग मेरे साथ चल रहे थे आज वो जो भी बातें करते हैं, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखें जब आप मुल्क के लिए नहीं सोचते, जब आप पार्टी बदलते हैं कभी एक में दूसरे में, ये लोटाइज्म होता है और इनकी बातें मैं सुनता ही नहीं हूँ। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन आपके इरादा है लड़ने का और आपको लगता है कि नाअहली ख़त्म हो जाएगी और इंतखाबात में हिस्सा आप खुद लेंगे? अगर आप खुद नहीं लेंगे तो आपकी जगह किसको देखते हैं कि आपकी सीट पे कौन इलेक्शन लड़े? देखें इलेक्शन की बात नहीं, अब जब भी इलेक्शन फेयर हुए, जब मुनसिफाना इलेक्शन हुए, जो जैसे पूरी दुनिया में होता है, तो मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी भी अवामी जो उनका अवाम का एक मोहब्बत होती है, जो आवाम के साथ उनकी अट्रैक्शन होती है, उसका सामना नहीं कर सकते। हमेशा पीटीआई नंबर 1 होगी। लेकिन अगर आप धांधली करते हैं, आप देखिए इस तरह से ये इलेक्शंस हो रहे हैं जी, रेफरेंडम हो रहा है जिस तरह से, ऐसे आप ये सिलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड पीएम जैसे मैं पहले बना था, ये कभी भी नहीं बन सकते। अच्छा प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था? जी बिल्कुल। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान जो है ये रमज़ान में बना था, और आपको मालूम है कि रमज़ान में जो भी चीज़ बनती है, ये पकोड़े वगैरह जो भी बनते हैं, सब उसे मज़े ले कर खाते हैं। तो ये पाकिस्तान चूँकि रमज़ान में बना था, इसीलिए सब इसे मज़े ले कर खा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखकर आप क्या लगता है आपको कि इतनी कुर्बानियाँ जो लोगों ने दी वतन हासिल करने के लिए, किस नज़र से देखते हैं अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सियासी और समाजी जो भी हैं? देखिए कुछ ऐसे जो है वो हालात होते हैं कि जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं आप उनको पूरा करें। आप ये मत देखें कि कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारियां जब पूरी करेंगे तो उससे ये है कि एक गुलदस्ता बनेगा, एक मुल्क जो है वो आगे बनेगा, आगे होगा, मुल्क तरक्की करेगा उससे। अच्छा नाना पाटेकर साहब, इंडिया में तो आपकी मकबूलियत काफ़ी खासी है। पाकिस्तान में अगर आपको काम करने का मौका मिले तो किस तरह की फ़िल्म हो जिसमें आप काम करना पसंद करेंगे और शौक़ से करेंगे और खुशी से करेंगे? अच्छा है। देखो तुम माइक लेकर आ जाते हो, ऐसे कभी बदलाव नहीं आएगा। पहले कलम वाली बाई आई थी, क्या बदलाव किया उसने? कुछ भी नहीं बदला, ये कभी भी नहीं बदलेंगे। पिछले 75 साल से यही टक्करें मार रहे हैं, कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपसे सवाल करूंगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। कलम वाली बाई से आप क्या चाहते थे जो नहीं हुआ तो आपको इतना गुस्सा आ गया? मैं ये चाहता था कि ये जो मुल्क है इसके ये बदल जाए, इसमें सब खुशहाल हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी, इतना कुछ है इस पाकिस्तान में, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ खा गए। अच्छा है, ये खाते रहेंगे, तुम देखते रहोगे, 5 साल बाद फिर वही आएगा, उसको वोट दोगे, लाइनों में लगोगे, आटा लोगे, क्या करोगे? यही तुम्हारे मुकद्दर में है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का ज़मीर मर चुका है। फिल्म का बताएं ना कि पाकिस्तान में कौन सी फिल्म बनेगी जिसमें आप काम करेंगे? यहाँ पे ऐसी कौन सी फिल्म बनी है? पूरे पाकिस्तान में फिल्म चल रही है, सियासत में फिल्म चल रही है, हर घर में फिल्म चल रही है, हर बंदा फिल्में बना रहा है, दूसरों के साथ कहता है ये बहुत बड़ी फिल्म है। मैं किस फिल्म में काम करूँ? मुझे तो कोई नज़र नहीं आता ऐसा कि जहाँ पर काम किया जाए। इंडिया में बैठकर जब आप ये सारी फिल्में देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो क्या सोचते हैं कि ये हर तरफ ही फिल्म चल रही है? देखिए इंडिया में इससे बुरी हालत है, या आप मत समझे कि इंडिया बहुत कोई चांद पर पहुंच गया है, सब ड्रामा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ने आपको वाकई एक खूबसूरत टैलेंट से नवाजा है। जब आपके पास लोग आते हैं, मरीज़ आते हैं, तो कभी जाहिर है आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, उन्होंने फरमाइश की हो कि ट्रीटमेंट तो आप कर रहे हैं लेकिन साथ साथ कोई आवाज़ भी निकाल कर दिखाएं, सुनाएं हमें। नहीं ऐसा नहीं है, जो वो संजीदा काम है और बिल्कुल एक संजीदगी से वो काम करता हूँ। अलबत्ता ये कि वो आजकल तो सोशल मीडिया तो लोग देखते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर तहसीन जमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनसे आपको मिलवाने का मकसद ये था कि जिस तरह की ये मिमिक्री करते हैं, ये हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी शख्सियत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप जब ऐसे लोगों को सुने, जब इनकी आवाज़ सुने, इनके किरदार को देखें,
तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए और थोड़ी देर के लिए सही आपका जो टाइम है वो अच्छा गुजरे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।